हाँ बच्चों देखो, मैग्नेटिक फील्ड की शीट में एक्सरसाइज 3 मतलब जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन अपने रह रहे थे, तो उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ। ढंग से समझ करके जो भी लिखना हो लिख देना, ठीक है। तो अपने मैग्नेटिक फील्ड की शीट में एक्सरसाइज 3 का पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने क्लास में कर लिए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो जेई 2012 में पूछा गया था। तो इसको देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि किसी स्थान पर समरूप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र ई नॉट जे के मतलब विद्युत क्षेत्र ई नॉट है और वाई दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र भी बी नॉट जे के है मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नॉट और ये भी वाई दिशा में है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्थान पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई नॉट भी वाई दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट भी वाई दिशा में। अब देखो, इस क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश का कोई पार्टिकल है, इसको प्रारंभिक वेग v दिया है। प्रारंभिक वेग एक्स वाई तल में है, लेकिन जो प्रारंभिक वेग है वो एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए दे रखा है। तो बस हमको देखना है कि अलग अलग थीटा के अनुसार इसकी गति कैसी होगी, है ना। अलग अलग थीटा के अनुसार इसकी गति कैसी होगी वो देखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें ए पार्ट देखना। तो ए पार्ट सॉरी ए और बी पार्ट में तो ए और बी पार्ट में हमको दे रखा है कि थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक, मतलब एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष से कोण 0 है। मतलब कहने का मतलब है कि इस ए और बी ऑप्शन में पार्टिकल को v वेग से प्रक्षेपित किया है, और एक्स अक्ष से कोण 0 है मतलब बिल्कुल एक दिशा में ही प्रक्षेपित किया है, मतलब इन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया है। बस ए ऑप्शन में दे रखा है कि इस केस में पार्टिकल ऐसे एक्स जेड तल में वृत्तीय गति करेगा। ठीक, बताओ सही है गलत? ये गलत है। इस चीज़ को तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं ना। कोई स्मार्ट पर्सन हो तो अपने आप दिमाग में चल जाएगा और बोल सकते हैं कि इस बार इसकी गति हेलिकल गति होगी, जिसकी त्रिज्या तो समरूप लेकिन पिच असमरूप होगा। ठीक है, चाहो तो चेक कर सकते हो। बस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अलग देखते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र का, तो तुम बताओ कि विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, तो उसमें जो प्लस क्यू आवेश है उस पर विद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा। विद्युत बल क्यूई, तो तब विद्युत बल क्यूई तो अक्षीय दिशा में त्वरण कितना हो जाएगा, क्यूई बाय एम। बस अक्षीय दिशा में विद्युत बल लग रहा है, तो उसके कारण इसका अक्षीय वेग बढ़ेगा। मतलब शुरू में अक्षीय वेग 0 था, फिर अक्षीय वेग ज़्यादा होगा, इस टाइप से होगा। तो बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण से पार्टिकल अक्षीय रूप से आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ती चाल से आगे बढ़ेगा। ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। अब हम चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं। तो बताओ, ये जो अक्षीय वेग है वो तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, इससे अक्षीय वेग पर तो चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो वेग है, ये वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो इस वेग के कारण इस पर चुंबकीय बल लगेगा। और दिशा के लिए वही थप्पड़ रूल। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है तो उसकी दिशा में अंगुलियां, वेग इधर की ओर है तो वेग की दिशा में अंगूठा। तो इस पॉजिटिव आवेश पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब बाहर की ओर लगेगा, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। तो बताओ, इस पर चुंबकीय बल ऐसा ऊपर की ओर लगेगा, तो उसके कारण इसका पथ भी ऊपर की ओर मुड़ेगा। अभिवेग ऐसा है, फिर पथ ऊपर की ओर मुड़ेगा। ठीक है, तो उसके कारण ये ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करेगा, है ना। बस बोल सकते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये पार्टिकल ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करेगा। सुंदर तो नहीं बना पाए, लेकिन समझ गए होंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करेगा। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि विद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय रूप से आगे बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करेगा। मतलब इस बार पार्टिकल घूमेगा भी सही और आगे भी बढ़ेगा, है ना। पार्टिकल घूमेगा भी सही और आगे भी बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार पार्टिकल ऐसा घूमता घूमता आगे बढ़ेगा। तो बस घूमता घूमता आगे बढ़ेगा, मतलब इस बार इसका पथ वृत्ताकार नहीं, परिणामी पथ हेलिकल होगा। ठीक है, अब चलो तुम बताओ कि इसके लंबवत वेग का मान कांस्टेंट है।
तो इस वृत्ति पथ की त्रिज्या तो कांस्टेंट रहेगी। बताओ लंबवत वेग v है ना, लंबवत वेग v है तो ये जिस ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमेगा उसकी त्रिज्या तो mv/qb मतलब इसके वृत्ति पथ की त्रिज्या तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन पिच बढ़ेगा, है ना। बोल सकते हैं कि शुरू में अक्षीय वेग कम है, दिख रहा है ना कि शुरू में अक्षीय वेग कम है, इसलिए पहले चक्कर में अक्षीय विस्थापन कम होगा मतलब तो पहली पिच कम होगी। बाद में अक्षीय वेग ज्यादा है तो दूसरे चक्कर में अक्षीय विस्थापन ज्यादा होगा मतलब तो दूसरी पिच ज्यादा होगी। और उसके बाद अक्षीय वेग और ज्यादा है तो तीसरी पिच और ज्यादा होगी। तो बस पक्का आंसर बोल सकते हैं कि इस बार ये पार्टिकल हेलिकल पथ में घूमेगा जिसकी इसकी त्रिज्या भी समरूप मतलब कांस्टेंट रहेगी, परिक्रमण का आवर्तकाल भी समरूप या कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अक्षीय वेग बढ़ रहा है उसके कारण पेज बढ़ेगी। और ये भी मैंने क्लास में बताया था कि प्रारंभिक अक्षीय वेग 0 है ना, प्रारंभिक अक्षीय वेग 0 है और अक्षीय दिशा में बल या त्वरण कांस्टेंट है। तो इस बार पहली दूसरी और तीसरी पिच का अनुपात 1:3:5। तो ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन में हमको दे रखा है सॉरी, बी ऑप्शन में हमको दे रखा है कि इस केस में पार्टिकल हेलिकल गति करेगा मतलब कुंडली पथ में गति करेगा। सॉरी, इस केस में पार्टिकल हेलिकल पथ मतलब कुंडलिनी पथ में गति करेगा और इस बार इसका पिच अपरिवर्तित रहेगा। तो ये तो सही है कि इस केस में पार्टिकल हेलिकल मतलब कुंडलिनी पथ में गति करेगा, ये तो सही है। लेकिन हमको दे रखा है कि इसका पिच समरूप या कांस्टेंट रहेगा, वो गलत है। हमको पता है कि अक्षीय वेग बढ़ेगा तो उसके कारण पिच भी बढ़ता जाएगा। तभी ए ऑप्शन भी गलत हो गया और बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी ऑप्शन में दे रखा है कि अब थीटा इक्वल टू 10 डिग्री है मतलब इस बार पार्टिकल को एक्स अक्ष से 10 डिग्री कोण पर आपतित किया है। इन सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये तो लिख देता हूँ कि जो सी पार्ट है उसमें थीटा इक्वल टू 10 डिग्री है मतलब इस बार पार्टिकल को एक्स अक्ष से 10 डिग्री कोण पर ऐसा टेढ़ा आपतित किया है। बस इस बार इसकी गति कैसी होगी वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन तो अपने आप दिमाग में चल गया होगा कि इस बार भी इसकी गति हेलिकल गति होगी जिसका पिच असमरूप रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बार प्रारंभिक अक्षीय वेग नॉन जीरो, इसलिए इस बार पहली दूसरी और तीसरी पिच का अनुपात 1:3:5 नहीं रहेगा। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि ये सी ऑप्शन सही है। चाहो तो मूर्खों टाइप से चेक भी कर सकते हो कि सेम वही केस है, लेकिन अब इसको एक्स अक्ष से 10 डिग्री कोण पर टेढ़ा आपतित किया है। बस वेग टेढ़ा है तो इसके घटक कर लेंगे। बताओ इसके वेग का एक घटक तो अक्षीय और एक घटक लंबवत, इसके साथ कोण बन रहा है इससे v का एक घटक v cos 10 डिग्री और ये घटक कितना होगा v sin 10 डिग्री से इसके घटक कर लिए हमने, ठीक ना। बस यहाँ भी वही कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अलग। इस बार भी लगभग वही रामायण चलेगी। बताओ सबसे पहले विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो उसमें जो पॉजिटिव अंश है उस पर विद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा QE, तो अक्षीय दिशा में त्वरण QE/m। बस अक्षीय दिशा में बल या त्वरण लग रहा है तो इसका अक्षीय वेग बढ़ेगा। बताओ शुरू में अक्षीय वेग v sin 10 है तो बाद में अक्षीय वेग और बढ़ेगा, तो बस विद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय रूप से आगे की ओर बढ़ेगा लेकिन बढ़ती हुई चाल से। अब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं। तो बताओ ये वेग तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, इस पर तो चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जो v cos 10 डिग्री है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो इसके कारण चुंबकीय बल लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर वेग इधर है तो पॉजिटिव पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला हो तो बाहर की ओर तो इसका पथ बाहर की ओर मुड़ेगा और बस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये ऊर्ध्वाधर तल में से वृत्ति गति करेगा। बस वृत्ति पथ में घूमेगा भी और साथ में आगे बढ़ेगा, मतलब इस बार भी पार्टिकल घूमता घूमता आगे बढ़ेगा मतलब हेलिकल गति करेगा। अब बताओ ये जो घूम रहा है उस वृत्ति पथ की त्रिज्या तो कांस्टेंट रहेगी। बताओ इस बार ये जो v cos 10 ये घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इस घटक के कारण घूमेगा तो इसके वृत्ति पथ की त्रिज्या कितनी होगी m, v की जगह v cos 10 डिग्री अपन QB इतना होगा।
एक चक्कर में लगा समय में, तो परिक्रमण का आवर्तकाल भी 2πm/q भी रहेगा। मतलब इसके वृत्तिपथ की त्रिज्या भी समरूप, आवर्तकाल भी समरूप, लेकिन पिच समरूप नहीं रहेगा। ये तो हमको पता है कि अक्षीय दिशा में बल या त्वरण लग रहा है तो अक्षीय वेग बढ़ेगा। तो पहले चक्कर में अक्षीय विस्थापन कम होगा, मतलब पहला पिच कम। दूसरे चक्कर में अक्षीय विस्थापन ज्यादा, मतलब दूसरा पिच ज्यादा, और तीसरा पिच और ज्यादा। तो सी ऑप्शन सही है कि इस केस में इसका पथ हेलिकल पथ होगा और पिच समय के साथ बढ़ेगा, मतलब ये सही है। लेकिन बताओ इस बार पहले, दूसरे और तीसरे पिच का अनुपात 1:3:5 नहीं लिख सकते। फिर मैं बताया था कि ये वाला जुगाड़, ठीक है ना, ये वाला जुगाड़ तभी वैलिड होता है जब प्रारंभिक अक्षीय वेग 0 और अक्षीय त्वरण कांस्टेंट हो, तभी वैलिड होता है। तो होता है इस बार अक्षीय दिशा में त्वरण तो कांस्टेंट है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार प्रारंभिक अक्षीय वेग 0 नहीं, नॉन जीरो है। तो इस बार पहली, दूसरी और तीसरी पिच ये तीनों समानांतर श्रेणी में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो होगी, लेकिन अनुपात 1:3:5 नहीं होगा। ठीक, बाकी जो दे रखा हो सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, और अब डी ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, डी ऑप्शन देख सकते हैं। देखो डी ऑप्शन में दे रखा है कि θ=90 डिग्री। इतना सुंदर चित्र बनाया, बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए अलग से चित्र बनाता हूँ। क्योंकि विद्युत क्षेत्र E0 भी y दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र B0 भी y दिशा में है, और प्लस क्यू आवेश है जिसको x अक्ष से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया है ना। तो डी ऑप्शन में दे रखा है कि θ=90 डिग्री है। वही θ=90 डिग्री है, मतलब x अक्ष से 90 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया है, मतलब v वेग से y दिशा में प्रक्षेपित किया है। लिख देता हूँ ऊपर, चलो। ये तो वही कि डी पार्ट में θ=90 है, मतलब x अक्ष से 90 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया है। मतलब कहने का मतलब है कि v वेग से y दिशा में प्रक्षेपित किया है। इस बार इसका पथ कैसा होगा वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन शक्ल देखते ही बता सकता है कि इस बार इसका पथ सरल रेखीय होगा। चाहो तो मूर्खों टाइप से चेक भी कर सकते हो। ये तुम देखते ही बताओ। यहाँ भी वही कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अलग और विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग। पहले विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं। तो तब विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो उसके कारण आवेश पर विद्युत बल ऊपर की ओर है ना। इसके कारण आवेश पर विद्युत बल अक्षीय रूप से ऊपर की ओर लगेगा और विद्युत बल QE, तो इसका अक्षीय दिशा में त्वरण कितना होगा, QE/m। और हमको पता है कि मतलब अक्षीय दिशा में बल या त्वरण लग रहा है तो इसका अक्षीय वेग लगातार बढ़ेगा। अभी शुरू में अक्षीय वेग v है, फिर और बढ़ेगा, ऐसे इसका अक्षीय वेग बढ़ेगा। ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। अब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, तो तुम आराम से बताओ कि इस बार इसका जो अक्षीय वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। और बताओ अक्षीय वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, इससे चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, बस इस पर केवल विद्युत बल ही लगेगा। तो उसके कारण इसका पथ सरल रेखित तो होगा, लेकिन विद्युत बल या त्वरण के कारण इसका वेग लगातार बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में यही दे रखा है कि इसका पथ सरल रेखित तो होगा, लेकिन कुछ त्वरण के साथ गति करेगा, तो त्वरण होगा और QE/m इतना होगा। बस करेक्ट आंसर सी और डी। तो एक क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, ध्यान रखना कि क्लास में जैसे क्वेश्चन कराते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे JEE मेंस और एडवांस में तुमको मिलेंगे।